Assalamu alaikum and good morning 9th class. This is our lecture number 15 and students आपके लिए गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि ये आपका लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। आप लोगों का बायो का सिलेबस बहुत जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम, व्हिच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है और इसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे और बहुत सारी डायग्राम्स आएंगी, तो आप लोगों ने डे 1 से ही इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 9 की लर्निंग की थी, उसको हमने डे 1 से ही इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना शुरू किया था कि चैप्टर 9 अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, जबकि वो कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स में से है बायो के। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप चैप्टर नंबर 8 की लर्निंग उसी तरह स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सारा काम लिख के याद करेंगे, तो चैप्टर 8 भी डिफिकल्ट नहीं होगा और बहुत जल्द हम अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, व्हिच इज अबाउट न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स and open page number 140. ओके, पेज नंबर 140 पे आपका जो सबसे पहला वाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें सबसे फर्स्ट जो लाइंस है वो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन मार्क करें न्यूट्रिशन की। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? बेसिकली न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, absorbed and converted into body substances for growth and energy. ठीक है, दोबारा से जरा सोचिए, न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड लेते हैं, या तो प्रिपेयर करते हैं, या फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, या कन्वर्ट करते हैं अपने बॉडी सब्सटेंसेस में। इस सारे का क्या मतलब है? लाइक देखिए, आपके पास जितने भी न्यूट्रिशन में क्या आएगा, फूड के कुछ प्रोडक्ट्स को लेना और फिर उनसे, जैसे कि हम कंज्यूम करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने का मकसद क्या है? उस खाने से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, फिर उनको अपनी बॉडी का पार्ट बनाना। प्लांट्स की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस से जो खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, ये सब चीजें न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ से मार्क कर लेनी है। न्यूट्रिशन के साथ एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वो जो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, वो कोई कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो जो भी सब्सटेंसेस जो हम इनटेक कर रहे हैं और अपनी बॉडी का पार्ट बना रहे हैं, उन्हें बेसिकली कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो आप लोग थर्ड लाइन से स्टार्ट करें, न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ वहां पे, न्यूट्रिएंट्स आर द, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन मार्क करना स्टार्ट करें। न्यूट्रिएंट्स आर द elements and compounds that an organism obtains and uses for energy or for the synthesis of new material. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये केमिकल कंपाउंड, एलिमेंट, मिनरल्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर उनको अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं और एनर्जी हासिल करने के लिए या बहुत से यूजफुल एक्टिविटीज को करने के लिए वो फिर न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, उसपे हेडिंग लिखे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेडिंग उस पे लिखे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। शॉर्ट क्वेश्चन आता था डिफाइन न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आपने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है, उसके साथ अभी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखेंगे और न्यूट्रिएंट्स के बारे में फिर आगे बताऊंगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया डिफाइन न्यूट्रिशन, तो उसमें आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख के फिर नेक्स्ट लिखना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच आर ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ. Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. The organism which possess autotrophic mode of nutrition are called autotrophs, and the organism which possess heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. So what is basically autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स की, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती उनको। हेटेरोट्रॉफिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का प्रिपेयर्ड फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी का पार्ट बना लेते हैं। इससे आपको ये तो आइडिया होगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है और कौन से ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक है। तो आपके पास प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज़ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। दे जस्ट यूज सनलाइट and carbon dioxide. They take these substances and water from the environment and convert them into oxygen and glucose. So glucose is their food, their nutrient you can say. So glucose वो खुद बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से बना बनाया नहीं ले रहे हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। कि हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? अगर आप अपनी एग्जांपल लें ह्यूमंस की, तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑल अदर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स व्हिच obtain their food from animals or other plants. तो वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की डेफिनेशन करेंगे और इसके साथ एग्जांपल्स भी लिखेंगे।
नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये था दूसरा क्वेश्चन आपका, अगर आएगा डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आप उसकी टाइप्स लिखेंगे। There are two basic types of nutrients. Number one is macronutrient and number two is micronutrient. आप इनको पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं as micromolecule and macromolecule. So macronutrients क्या है? The nutrients which are larger in size and having a large mass, they are known as macronutrients, and the nutrients which are lighter in size, which are lighter in mass and have small size, they are called micronutrients. So there are certain examples of macro and micronutrients. आप एग्जांपल्स जो है उन्हें नोट डाउन कर लें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास आ जाएगा विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ग्लूकोज, वाटर, ये सब क्या है? आयंस, ये सब आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो आपने मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पॉइंट मार्क कर लेने हैं। उसके बाद ये आपकी थी स्टूडेंट्स आज की डायरी। इसके साथ आपके पास दो टेबल्स है नेक्स्ट पेज पे। इन दोनों डेफिनेशंस के बाद आप नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 141 पे। पेज नंबर 141 पे आपको दो टेबल्स नजर आ रहे हैं। एक ही टेबल है, उसकी दो पोर्शन है। टेबल 8.1, तो टेबल 8.1 जो है आपके पास, ये आपकी नेक्स्ट डे की डायरी है। इस काम को मैंने 2 दिन में स्प्लिट किया हुआ है। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट। बुक पे देख लें, बुक पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट आपको दिया हुआ है फास्फोरस। सो फास्फोरस जो है प्लांट लाइफ में इसका क्या रोल है? फास्फोरस इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एटीपी। अगर आपको एटीपी का स्ट्रक्चर याद हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें फास्फोरस यूज हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड्स, कोएंजाइम नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सारे के सारे यूजेस आपने याद रखने हैं। बच्चों इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, कोएंजाइम्स क्या चीजें हैं, सीड जर्मिनेशन कैसे हो रही है। सीड जर्मिनेशन अगर हो रही है तो प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उनमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो फास्फोरस है। नेक्स्ट है पोटेशियम। तो पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपको तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आप ट्रांसपैरेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले कर रही है। उसके बाद रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। ऑब्वियसली अगर आयन कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन रखने में हेल्प करती है। सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी तो वाटर जो लीव्स में स्टे करता है। नेक्स्ट है आपके पास सल्फर। सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड एंजाइम्स। फोर्थ वन है कैल्शियम। कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन द सेल। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल फंक्शन है हर एक इन मिनरल के, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई इतनी ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है कि अगर आप बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। एंजाइम्स में आपने पढ़ा ना, एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। वो कोफैक्टर्स जो है मिनरल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पे यहाँ पे कैल्शियम काम कर रहा है। उसके बाद आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी आपने पहले नाम याद करने हैं सारे के सारे, उसके बाद उनका रोल याद करना शुरू करना है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नेम याद करने हैं सारे के सारे, और फिर उनका फंक्शन याद करें, क्योंकि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी न्यूट्रिएंट के बारे में। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट। वो आप तभी टिक कर सकते हैं जब आपको ठीक से एग्जैक्ट नेम्स याद हो। सबसे अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो उसमें फर्स्ट वन है आयरन। आयरन का क्या काम है? आयरन आप देखिए, आयरन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स। फिर आ गया मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम जो है ये भी आपके पास एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया। नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्लांट्स की बॉडी में भी ये हो रहा है। उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? एंजाइम, और अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी मोलिब्डेनम यूज होता है। बोरॉन जो है शुगर की ट्रांसपोर्ट करवाता है, सेल डिवीजन और एंजाइम सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर भी एंजाइम का कंपोनेंट है। आप देखिए यहाँ पे मेटल्स, आयंस वगैरह हैं, ये एंजाइम के कंपोनेंट कैसे हैं? दोबारा से रिकॉल करवा दो, एंजाइम्स में कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। तो जितने भी आयंस या मेटल्स आपके पास इसका पार्ट है एंजाइम का, वो एज एन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से मैग्नीज, जिंक और क्लोरीन एंड निकल का रोल दिया हुआ है। निकल के बारे में बता दूं, ये लास्ट टाइम बोर्ड का बहुत रिपीटेड एमसीक्यू था कि निकल किस में रोल प्ले करता है, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो आपको याद होना चाहिए निकल जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है। ऑस्मोसिस आपको पता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर जो है ग्राउंड से रूट्स में और रूट से एरियल प्लांट्स में जो मूव करे उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो उस ऑस्मोसिस में क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारा टेबल, ये 2 दिन की आपकी डायरी है, ये दोनों पेजेस 2 दिन में स्प्लिट करके याद करें, लेकिन दोनों दिन ये टेबल्स आप लोगों ने जरूर लिखने, अदरवाइज आपको ये याद नहीं होंगे।